आयुष मुंडे भी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम वीडियो के इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें इसका आंसर आता है कलहड़ कृत राज तरंगिणी, यानी कि कलहड़ के द्वारा रचित जो ग्रंथ है राज तरंगिणी, ये आता है ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर पहला भारतीय ग्रंथ। प्रश्न दूसरा आता है, भारतीय समाज मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था? जो उस टाइम पे था, उस टाइम पे जो भारतीय समाज था वो कितने भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर आता है चार भागों में विभाजित था, जिसमें पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। तो भारतीय समाज 4 मुख्य भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्रोतों के रूप में धार्मिक साहित्य को कितने उपवर्गों में बांटा जा सकता है? स्रोत के आधार पर अगर धार्मिक साहित्य को बांटा जाए तो कितने उपवर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसमें जो बांटा गया है वो है हिंदू धर्म से संबंध साहित्य, और दूसरा है बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। तो इस प्रकार से 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये है सबसे प्राचीन वेद। प्रश्न 5वां आता है, पुराणों की संख्या कितनी बताई गई? यानी कि पुराण कितने होते हैं? तो पुराणों की संख्या बताएगी 18, यानी कि 18 पुराण होते हैं। प्रश्न 6 है, ऋग्वेद के पश्चात किन ग्रंथों की रचना हुई? ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इसके बाद और किन ग्रंथों की रचना हुई? तो ऋग्वेद के बाद सामवेद की, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इस प्रकार से इनकी रचना हुई। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, पुराणों से कौन से प्राचीन भारतीय राजवंशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो जो पुराण है इनसे एक शिशु वंश के बारे में जानकारी मिलती है, नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश, सातवाहन और गुप्त काल आदि इन सारे वंशों के बारे में, राजवंशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराणों में कौन से विदेशियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? जो पुराण है उनसे कौन से विदेशियों के बारे में जानकारी मिलती है? तो शक, यवन, हून, जो कि कुछ विदेशी राजवंश थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पिटक कौन कौन से? तो ये 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो बौद्ध साहित्य से रिलेटेड पिटक है ये है 3। पिटकों की रचना कहाँ व किस भाषा में हुई थी? जो पिटक हैं बौद्ध साहित्य के, तो उनकी रचना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी श्रीलंका में, और पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। इसको पाली भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ कौन कौन से हैं? जो दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है वो है महावंश और दीपवंश, ये 2 ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्ध चरित्र की रचना किस रचनाकार के द्वारा तथा किसके शासनकाल में की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में अशोक घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन कौन से? जो जैन धर्म है उसके सूत्र ग्रंथ कौन कौन से? तो कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, ये प्रमुख सूत्र हैं जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है हेमचंद रचित परिशिष्ट पर्व, यानी कि हेमचंद के द्वारा इसकी रचना की गई है, जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना जो है वो कौन सी है?
तो हर्षचरित की रचना माना जाता है। प्रथम महत्व की जो रचना है, ऐतिहासिक महत्व की प्रथम जो ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं हर्षचरित। तो इनकी जो रचना है तो वो है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं? अब कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले ग्रंथ है, उनमें आता है चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। इसमें उन्होंने प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐतिहासिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो जो राजतरंगिणी है, इसकी रचना आपको याद रखना है कलहड़ के द्वारा की गई थी। कलहड़ जो थे वो कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान थे और उन कलहड़ के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी राजतरंगिणी की। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जिनकी रचना गुजरात में हुई है वो ग्रंथ हैं रसमला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, मृदुंग, प्रबंध कोश, राजशेखर आदि। ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी रचना गुजरात में हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, संस्कृत के प्रथम नाटककार भास की रचनाओं स्वप्न वासवदत्ता व प्रतिज्ञा योगंधरायण से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो जो भास की रचनाएं हैं, तो इन ग्रंथों से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वत्सराज उदयन और उनके समकालीन स्थितियों की। जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, इनसे वत्सराज उदयन व उनके समकालीन परिस्थितियों की जो होती है जानकारी प्राप्त होती है। देन 20 नंबर पे आता है, मौर्य काल की आरंभ अवस्था के संबंध में कौन सी रचना जानकारी प्रदान करती है? तो विशाख दत्त जी के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है वो मौर्य काल की आरंभ अवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी जानकारी दी है? जो कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें उन्होंने किस चीज के बारे में जानकारी दी है? तो इसमें उन्होंने दी है गुप्तकालीन परिस्थितियों की, जो गुप्त काल था उसकी परिस्थितियों की उन्होंने जानकारी इसमें दी है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, मौर्य के उत्तराधिकारी श्रृंगों के बारे में कौन सा नाटक जानकारी देता है? तो ये भी कालिदास जी के द्वारा ही रचित है, जिसको बोला जाता है, जिस रचना का नाम है मालविकाग्नि मित्रम। तो इसमें उन्होंने मौर्य के उत्तराधिकारी श्रृंगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देन 23 नंबर पे आता है, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी देता है? तो मौर्य वंश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादातर देते हैं वो चाणक्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है या इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो इनके द्वारा जिसकी रचना की गई है अर्थशास्त्र की, वो मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिलेखों की दृष्टि से किस शासक का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण? अब आप जानते हैं कि हमने जितने भी अभिलेख पढ़े उनमें से जो सबसे ज्यादा अभिलेख थे वो सम्राट अशोक के थे। तो मीन्स अभिलेखों की दृष्टि से अशोक का जो काल है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा, ये आसान है। तो मौर्य सम्राट जो थे अशोक, इनका काल महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन पे बहुत सारे ही जो हैं वो अभिलेख लिखे गए हैं, बहुत सारे अभिलेख पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय इतिहास के निर्माण में किन अभिलेखों से सहायता मिलती है? तो जो भारतीय इतिहास है इसके निर्माण को करने में जो अभिलेखों से सहायता मिलती है वो कुछ इस प्रकार है। अशोक के अभिलेख, कलिंगराज खारवेल के अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख आदि। तो ये जो कुछ अभिलेख हैं इनसे भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सातवाहन, शकों व कुषाणों के संबंध में मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है?
तो जो ये वंश हैं इनकी जानकारी के लिए हमें किस चीज़ पे संबंध रहना पड़ता है, किस चीज़ से हमें इन वंशों के बारे में पता चलता है, तो वो है सिक्कों पर। जो सिक्के जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं किसी भी वंश को, किसी भी प्राचीन इतिहास को जानने की जो एक सुविधा के तौर पर माने जाते हैं। तो सिक्के, तो इन वंशों का जो है हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो सिक्कों के आधार पर प्राप्त होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। गुप्त काल के अधिकांश सिक्कों पर विष्णु एवं गरुड़ के चित्र अंकित होने से क्या प्रतीत होता है? तो जो भी प्रकार का चिन्ह होता है उससे कुछ न कुछ वो चीज डिनोट होती है कि ये कौन सी चीज बता रहे हैं। तो जो गुप्त काल होता था उस पे जो ज्यादातर सिक्के होते थे उस पर विष्णु एवं उनका जो वाहन है गरुड़, तो इनके चिन्ह अंकित होने के क्या वो होते हैं, क्या प्रतीत होता है, इनसे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि गुप्त जो शासक थे वो विष्णु के उपासक थे, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा वो करते थे। कौन? गुप्त शासक। तो इसीलिए उनके ज्यादातर सिक्कों पे क्या होते थे, विष्णु एवं गरुड़ के चिन्ह अंकित होते थे, उनके चित्र बने हुए होते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विदेशों से प्राप्त कौन से स्मारक भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में सहायक हुए हैं? कुछ तो देश में प्राप्त हुए लेकिन विदेशों से भी कुछ संबंध थे, सांस्कृतिक संबंध थे, तो व्यापारिक संबंध थे। तो इस प्रकार से ऐसे कौन से स्मारक हैं जिनसे कि भारतीय इतिहास को समझने में सहायता मिलती है? तो इसमें पहला आता है जावा में स्थित बोरोबुदर मंदिर व प्रबंधनम मंदिर, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, बोर्निया में मुकरकमन में मिली विष्णु की प्रसिद्ध स्वर्ण मूर्ति, मलाया में शिव पार्वती गणेश की मूर्तियां। तो ये कुछ विदेशों से प्राप्त चीजें हुई हैं, स्मारक, जिनसे कि भारतीय इतिहास को समझने में जो सहायक हुई है, भारतीय इतिहास को बनाने में जिन्होंने मदद की है। देन आता है 29 नंबर पर, प्राचीन भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने में किन किन विदेशी विवरणों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यूनानी विवरण, चीनी विवरण और तिब्बती विवरण, ये विवरण जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में। ये जिस टाइम पे आए उस टाइम पे किसके शासन काल में आए तो उसके शासन काल से रिलेटेड चीजें प्राप्त हुई। उन्होंने हमारे देश में आकर भी बहुत सारी जानकारी यहाँ के बारे में बताई। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास को एक सही रूप से व्यवस्थित करने में इनसे बहुत सहायता मिली। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से यूनानी विवरण भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है? तो हेरोडोटस और नियार्कस, मेगस्थनीज, डायमेकस, कॉर्टियस, एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो आदि के विवरण प्रमुख है। जो ये कुछ प्रमुख लोग हैं, इनके यूनानी विवरण भारतीय इतिहास के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। देन आता है 31 नंबर पे, मेगास्थनीज की किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो इनकी रचना है इंडिका, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। 22 है, 32 है, सॉरी। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? जो चीनी यात्री फाहियान थे वो किस शासक के समय भारत आए थे? उस टाइम पे भारत में कौन से सम्राट थे कि जिसके टाइम पे चीनी यात्री फाहियान आए थे? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान आए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्य तिब्बती विवरण कौन कौन से हैं? तो जो तिब्बती विवरण हैं उनमें आते हैं कंग्यूर एवं तंग्यूर, ये दो मुख्य तिब्बती विवरण आते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने जाना होगा साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।